दोस्तों, जहां एक महिला अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है, उसी घर पर उसके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की। महोबा के दरअसल चरखारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है कुर्राडांग, और इसी कुर्राडांग गांव के रहने वाले 65 वर्षीय दयाराम पाल, जो कि पेशे से किसान तो हैं, साथ ही साथ सरकारी राशन कोटे का डीलर भी हैं। अच्छा खासा पैसा भी उनके पास है, जमींदार भी हैं। दयाराम के टोटल 2 बेटे हैं, जिनमें बड़े बेटे का नाम कीरतपाल और दूसरे बेटे का नाम आसाराम, जिन दोनों बच्चों की शादी कर चुके हैं। लेकिन 2025 में जो प्रयागराज महाकुंभ का मेला लगा हुआ था, उसी कुंभ मेले में भगदड़ की वजह से दयाराम के दूसरे बेटे आसाराम की मौत हो चुकी है। इस वक्त आसाराम की मौत हुई थी, उस वक्त करीब 37 साल के आसपास थी। उनकी उम्र, आसाराम की पत्नी का नाम है सुखदेवी, जिसकी उम्र 36 साल के आसपास है। उनके 2 बच्चे भी, जिनमें एक बेटी और एक बेटा। एक का नाम प्रतिज्ञा, जिसकी उम्र 16 साल है। बेटे का नाम हिमांशु, उम्र 10 साल है। 19 मार्च 2024 के दोपहर के करीब 4 बजे के आसपास दयाराम पाल के घर के अंदर से अचानक से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। आसपास के लोग जब इस आवाज़ को सुनते हैं तो पता चलता है कि घर के अंदर से जिसकी आवाज़ आ रही थी, वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि दयाराम का जो छोटा बेटा आसाराम है, दरअसल आसाराम की बेटी 16 वर्षीय प्रतिज्ञा की थी। पड़ोस के लोग जैसे ही आवाज़ को सुनते हैं तुरंत दौड़े चले आते हैं दयाराम के घर। देखते हैं दयाराम अपने घर के अंदर एक कमरे में खुद अपनी विधवा बहू सुखदेवी को बुरी तरीके से पिटाई नहीं कर रहा था, बल्कि इतनी बुरी तरीके से पिटाई किया था कि सुखदेवी गंभीर अवस्था में वहाँ पे पड़ी हुई थी। और लास्ट में उसके बगल में ही प्रतिज्ञा जोर जोर से चीख रही थी। इधर आशा, जैसे ही वहाँ पर गांव वाले आते हैं, देखते हैं कि पिटाई ज़्यादा कर रहे हैं, तो अकेले खुद दयाराम ही अपनी बहू की पिटाई नहीं कर रहा था, बल्कि दयाराम के साथ उसका बड़ा बेटा कीरतपाल और खुद कीरतपाल का एक बेटा योगेंद्र भी था। ये तीनों जब पड़ोसियों को देखते हैं तुरंत घर से बाहर निकलते हैं और बाइक लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार दयाराम और उसके बेटे और उसके पोते मिलकर इस महिला सुखदेवी को क्यों मार रहे हैं। सुखदेवी की स्थिति को देखते हैं। पहले आनंद फानन में उसे लेकर के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जब सुखदेवी को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि सुखदेवी की रास्ते में ही मौत हो चुकी है। अब जरा सोच कर देखिए कि सुखदेवी का पति आसाराम, जो कि साल 2025 में इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, उसके बाद से सुखदेवी बड़ी मुश्किल से अपने 2 बच्चों की परवरिश कर रही थी। सुखदेवी भी अचानक इस दुनिया को जब छोड़ कर चली जाती है, जब दोनों उनके बच्चे फूट फूट कर रोना धोना शुरू करते हैं, तो आस पड़ोस के लोग वहाँ देख उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर इन बच्चों का क्या होगा और इन बच्चों का क्या भविष्य होगा। इस बात की जानकारी पुलिस को देती है। इधर पुलिस जैसी सूचना मिलती है फ़ौरन अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल में पहुंचती है, और जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि सुखदेवी के सर पे काफ़ी मात्रा में खून बह रहा था। ज़्यादा खून बहने की वजह से सुखदेवी की मौत हो चुकी थी। हॉस्पिटल में सुखदेवी की बेटी प्रतिज्ञा भी मौजूद थी। गांव के कई सारे लोग मौजूद थे। पुलिस जब इस पूरी वारदात के बारे में सुखदेवी की बेटी प्रतिज्ञा से पूछताछ करती है तो उसकी जो बेटी है वो कहती है किसी और ने नहीं बल्कि मेरे दादा ने है मेरी मम्मी का जो है इस तरीके से मार मार कर बुरा हाल किया है, और मेरी मम्मी इस तरीके से मौत हो गई है। इस पर प्रतिज्ञा वाले पुलिस को सही तरीके से जवाब नहीं दे पाती। अब ये साफ क्लियर हो जाता है कि जिन लोगों ने सुखदेवी की हत्या की थी वही पुलिस को इस सटीक जवाब दे सकते हैं। इसलिए पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ इस बात की जानकारी सुखदेवी के मायके वालों को दे दी जाती है। जानकारी पाते ही सुखदेवी के मायके वाले वहाँ पर जो है दौड़े आते हैं। जब वो सुनते हैं कि मौत हो चुकी है तो खास करके सुखदेवी की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि जो भी देखता था, उस व्यक्ति को देखता था, किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि जब दयाराम पाल का परिवार इतना बढ़िया था, घर में कोई चीज़ की कमी नहीं थी, रुपये पैसों की, ना कोई राशन की कोई, फिर इस वजह से दयाराम ने अपनी बहू की इतने बेरहमी के साथ हत्या क्यों की है। या तो क्लियर हो चुका था कि दयाराम ने ही अपने बेटे और पोते के साथ मिलकर के बहू की हत्या किया था, इसलिए इन तीनों के नाम पर हत्या का नामजद मुकदमा कर लेती है पुलिस। इन तीनों को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन ढूंढते हुए पुलिस जब आगे बढ़ती है तो मालूम चलता है कि दयाराम अपने बेटे और पोते के साथ जब घर से बाइक से फरार होता है तो आगे चल करके राटा थाना क्षेत्र के अंदर जो नौरंगा गांव पड़ता है, इसी नौरंगा गांव में हादसे का शिकार हुए थे। बाइक से वे नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें चोट आई थी। इलाज कराने के मकसद से ये लोग हॉस्पिटल में गए थे। लोग जब इन्हें
ये मालूम चलता है कि अब जिन्होंने वारदात किया है, इस वारदात की जानकारी पुलिस को दी जाती है। इससे पहले पुलिस हॉस्पिटल पर पहुंच जाती है। ये सब के सब हॉस्पिटल को छोड़ करके फरार हो चुके थे, जिसकी वजह से पुलिस अब इन तीनों को ढूंढना शुरू कर देती है। इसके बाद से इन तमाम अपराधियों और पुलिस के बीच में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। अपराधी अपनी तरह तरह की तरकीब लगाते हैं, पुलिस से बचने के लिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस इनका पीछा नहीं छोड़ती है। आखिरकार ढूंढते हुए 4 दिन का समय गुजर जाता है। 24 मार्च 2026 को आखिरकार पुलिस खुद सुखदेवी के ससुर दयाराम को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब दयाराम को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब उसकी बहू सुखदेवी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तो दयाराम भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत अपनी सच्चाई नहीं कबूल करता, बल्कि जब उस हत्या की असलियत बताता है तो ऐसी ऐसी सच्चाई सामने आती है जिन्हें सुनने के बाद आपको नहीं लगता कि इस व्यक्ति का नाम भले ही दयाराम है, पर इसमें दया नाम की जरा सी भी चीज़ नहीं है। ये कहानी शुरुआत जब होती है, सुखदेवी का पति आसाराम जीवित था, परिवार बेहतर तरीके से गुजारा कर रहा था, लेकिन 2025 में प्रयागराज के अंदर जो महाकुंभ का मेला लगता है, सुखदेवी का पति आसाराम महाकुंभ मेले में स्नान करने के लिए जाता है। वहाँ पे भगदड़ होती है और उसी भगदड़ का आसाराम शिकार हो जाता है। इसमें उसकी मौत हो जाती है। अचानक आसाराम जब इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसकी पत्नी सुखदेवी को अब समझ नहीं आता है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से परवरिश करेगी। सुखदेवी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उसके मायके वाले काफ़ी गरीब थे, अपने मायके भी नहीं जा सकती थी। इसलिए जब उसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने ससुर के साथ ही उसी घर में रहने लगती है, क्योंकि उस घर में रुपये पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब हो जाती है जब सुखदेवी का पति आसाराम जैसे ही दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उसके बाद सुखदेवी का ससुर दयाराम को अपनी बहू की खूबसूरती देखकर उसकी नीयत में खोट आ जाती है। दयाराम ये सोचता है कि अब तो उसकी बहू अकेले है, आगे पीछे उसका कोई देखने वाला नहीं है। उसको मजबूरी का फ़ायदा उठाने का सोचने लगता है और उसकी खातिरदारी करता है। जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी ला कर दे देता। खुद जा कर के जो सुखदेवी से ये भी आगे बढ़कर जो कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चों की परवरिश बेहतर तरीके से मैं करूँगा, इसलिए तुम्हें अपने पति का थोड़ा सा गम और एहसास नहीं होना चाहिए। इधर सुखदेवी को भी लगता है कि शायद उसका पति भले ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया हो, लेकिन उसके ससुर बहुत बेहतर है, वो सबकी देखभाल कर लेंगे। लेकिन शायद सुखदेवी को ये नहीं मालूम था कि उसके ससुर दयाराम के दिमाग में क्या चल रहा है। जब कुछ महीनों का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन दयाराम अपनी असली रूप दिखाता है। एक दिन जब घर के अंदर जब अपनी बहू सुखदेवी को अकेले में पाता है, तो पाकर के उसे पकड़ के उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही इस तरह से अपने अंदर के शैतान को दिखाता है, तो देख के सुखदेवी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सुखदेवी उस दिन तो किसी भी तरीके से अपने ससुर से बच जाती है, लेकिन जब अपने पशु से झगड़ा तकरार करने की कोशिश करती है, तो दयाराम अपनी बहू से पहले तो तरह तरह की लालच देता है, और वैसे भी तुम्हारा पति अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, तुम्हारा कहीं पे अब शादी नहीं होगा, तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, जैसे मैं कहता हूँ अगर तुम वैसा करोगी, मेरी बात मान जाओगी तो बहुत अच्छी रहोगी और भविष्य भी बना दूंगा। लेकिन जैसे ही वो कह रहा था अगर तुम वैसे नहीं मानोगी तो तुम्हारे ये सपने ही रह जाएंगे। अपनी तमाम तरह की लालच देने की जब कोशिश करता है, और सुखदेवी को जब दयाराम के लालच में नहीं आती है, तो अब दयाराम सुखदेवी को तरह तरह की धमकियाँ देने लगता है, उसका हुक्का पानी बंद करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इतनी सारी परेशानी होने के बावजूद भी सुखदेवी अपनी इज्जत अपने ससुर के सामने लुटाने के लिए तैयार नहीं होती है। इधर दयाराम भी कसम खा लेता है कि चाहे जो कुछ हो जाए अपनी बहू को हासिल करके मानेगा, जिसकी वजह से बहू और ससुर के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू हो जाती है, तो इसके बाद सुखदेवी भी एक फैसला लेती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर के अलग हो जाती है। ससुर से अलग होने के बाद अपने बच्चों को बेहतर तरीके से परवरिश करने के लिए खुद अपने ही पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति के खेत में जाकर के मेहनत मजदूरी करने लगती है। और जैसे ही सुखदेवी घर से बाहर निकलकर लोगों के खेतों में काम करने लगती है, तब उसके ससुर दयाराम को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगती है कि अगर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि दयाराम जो अच्छा खासा जमींदार ही नहीं था, ठीक ठाक पैसे भी थे, बल्कि सरकारी राशन मतलब डीलर भी था। इसलिए दयाराम अपनी बहू के ऊपर दबाव डालने लगता है कि तुम मेहनत मजदूरी कर रही हो, घर से बाहर जाना बंद कर दो। इस पर सुखदेवी बड़ी बेहतर तरीके से अपने ससुर को जवाब देते हुए कहती है कि जब ठीक मैं बाहर नहीं जाऊंगी, जो मेरे बच्चे उन्हें खाना पीने की जो चीज़ है तुम मुझे ला कर दे दो, मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगी। लेकिन जब वो अपना हक मांगती है, तो आखिरकार दयाराम फिर से सुखदेवी के सामने वही शर्त रख देता है कि जब तक
जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हद तो तब हो जाती है जब दयाराम की अपनी बहू को लेकर नीयत खराब हुई थी। जैसे ही सुखदेवी की बेटी प्रतिज्ञा बड़ी हो जाती है, इसके चेहरे में जब निखार आ जाता है, तो दयाराम की अपनी पोती को लेकर की नीयत खराब हो जाती है। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी सुखदेवी को मालूम चलता है, अब सुखदेवी ये सारी बातें अपनी माँ और पिता को बता देती है। जब कहती है कि मैं घर में रहना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, जैसे कि शिकायत करती है, सुखदेवी के माता पिता उसके ससुराल में आते हैं। आकर के दयाराम को समझाने की कोशिश करती है। दयाराम जब किसी की बात नहीं मानता है तो आखिरकार मजबूर होकर के सुखदेवी के माता पिता उसी गांव में एक पंचायत बैठा देते हैं, जिस पंचायत में दयाराम को भी बुलाया जाता है, सारी बातें रखी जाती है। लेकिन दयाराम सिरे से सब खारिज करता है और वो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रही है, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। वो झूठ बोल देता है, पंचायत को फिर ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से दयाराम के हौसले और भी बढ़ जाते हैं। दयाराम को अब पूरा यकीन हो जाता है कि आज नहीं तो कल अपनी बहू को जरूर हासिल कर लेगा। इसलिए अक्सर एक सही मौके के तलाश में रहने लगता है। लेकिन जो घर के अंदर उसकी बहू सुखदेवी थी, दरअसल सुखदेवी कसम खा चुकी थी कि चाहे जो भी हो जाए, अपने बच्चों को भूखा रखना क्यों ना पड़े, अपनी इज्जत अपने ससुर के सामने कभी नीलाम नहीं करूँगी। जिसकी वजह से सास और ससुर के बीच में दोनों के झगड़े जो है बढ़ने लगते हैं। अब वो घर छोड़ने के लिए तैयार होती है और ना ही अपने ससुर को बात मानने के लिए तैयार होती है। जैसे जैसे करके समय गुजरता जाता है, दयाराम की अपनी बहू पाने के लिए इस प्रकार की बेचैनी बढ़ जाती है कि जब अपनी बहू को पाने के लिए तरह तरह की तरकीब को बनाने लगता है, साथ ही साथ एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। और आखिरकार दयाराम को ये मौका 19 मार्च 2026 को करीब 3 बजे के आसपास जब मिल जाता है, तो सुखदेवी घर में अकेले मौजूद थी। उसका बेटा कहीं बाहर गया था और उसकी 16 वर्षीय बेटी प्रतिज्ञा घर के बाहर बैठी हुई थी। जब अपनी बहू को घर में अकेले देखता है तो दयाराम की नीयत खराब हो जाती है और फिर अपनी बहू को हासिल करने के मकसद से उसके कमरे में चला जाता है। जाकर के कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है और फिर सुखदेवी के साथ जब जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो सुखदेवी इसका विरोध करने लगती है, जिस वजह से दयाराम अपनी बहू के ऊपर हाथ भी उठाने लगता है, मार पिटाई भी करता है। लेकिन जैसे ही अपनी बहू के ऊपर हाथ उठाता है, सुखदेवी भी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। और जैसे ही चीखना चिल्लाना शुरू करती है, जो बाहर बेटी प्रतिज्ञा बैठी थी, प्रतिज्ञा अपनी माँ की आवाज़ सुनकर जो भागते हुए आती है कमरे की तरफ। जब कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है, उसकी आवाज़ सुनकर के इधर घर में दयाराम के बड़े बेटे कीरतपाल भी पहुंच चुके थे, कीरतपाल के बेटे योगेंद्र भी पहुंच चुके थे। जब इधर दयाराम अपनी पूरी कोशिश कर लेता है, सुखदेवी जब उसकी बाहों में नहीं आती है, आखिरकार मजबूरन होकर के जब दरवाज़ा खोलता है, अपने दोनों बेटे कीरतपाल और पोते योगेंद्र को भी कमरे के अंदर बुला लेता है और इशारे में ही इन्हें कहता है कि अगर आज इसने हमें छोड़ दिया तो फिर समाज में हम किसी को मुंह दिखाने लगेंगे, क्योंकि ये समाज में जाकर हमको चीख कर करके बताए कि हमने इसके साथ क्या किया है। जब इस बात की इस तरह से इशारा करता है तो दयाराम का बेटा कीरतपाल इसके बातों में आ जाता है और फिर घर के अंदर जो सरिया पड़ा हुआ था, उसी सरिया से सुखदेवी के ऊपर इतने काफ़ी बार करता है कि आखिरकार सुखदेवी गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर जाती है। लेकिन सुखदेवी को जब उस सरिये से मारना पीटना शुरू करते हैं तो सुखदेवी की बेटी प्रतिज्ञा को बर्दाश्त नहीं होता है, अपनी माँ को बचाने की भरपूर कोशिश करती है। लेकिन इन तीनों के सर पर शैतान सवार था। अब उनकी पोती की चीखें जो जैसी वो चीखती है, चिल्लाती है, तो उनके गांव के जो लोग होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं चीख पुकार सुन के, आस पड़ोस के लोग। अब इन्हें डर सताने लगता है कि कहीं ये लोग हमें पकड़ करके पुलिस के हवाले न कर दें। इसलिए तुरंत जो अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं और फिर मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन जब वहाँ से भागते हुए इन्हें इतना सा मालूम हो चुका था कि वहाँ से भागते हुए आसपास के लोग देख चुके हैं, बात पुलिस तक जाएगी, मामला बिगड़ेगा, पुलिस भी हो सकता है हमारा पीछा शुरू कर देगी। इसलिए आप अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी तेज़ी से जब भागना शुरू करते हैं, इनके दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। और जैसे ही राटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नौरंगा गांव में पहुंचते हैं, इनकी बाइक फिसल जाती है। तीनों बाइक से नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इन तीनों के सर पर चोट लग जाती है। अपनी चोटों का इलाज कराने के लिए बगल के हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन इधर सुखदेवी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई थी। पड़ोस के लोग हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जब मौत हो जाती है, आखिरकार पूरे इलाके में ये खबर फैल जाती है कि दयाराम, उसके बेटे कीरतपाल और पोते योगेंद्र का नाम लिया जाता है। इसके बाद से पुलिस इनको ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन इससे पहले कि इन सबको ढूंढते हुए हॉस्पिटल में पहुंच पाती, शायद इस बात की जानकारी इन तीनों को मालूम चल जाती है। इसलिए पुलिस को वहीं से पहुंचने से पहले ही
भरपूर इलाज कराने के बजाय खुद हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाते हैं। इसके बाद से पुलिस इन सब का पीछा करना शुरू करती है और दयाराम को गिरफ्तार कर लेती है। बकाई में दयाराम जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं, उसके बाद से पुलिस दयाराम की तहरीर पर उसके बेटे कीरतपाल और पोते योगेंद्र को भी तलाश करना शुरू कर देती है। इन दोनों को भी गिरफ्तार करती है और इनसे पूछताछ करती है, तो ये सच्चाई कबूल कर लेती है, जिसकी वजह से पुलिस इन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद जिला अदालत में पेश करती है। इन सबको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और ख़ास करके असलियत जब इस कुरेरा डांग गांव के लोगों को मालूम चलती है, तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आखिर कैसे एक बहू के साथ जो ससुर कैसी हरकत करना चाहता था, आखिर बहू जो होती है बेटी के दाखिल होती है, लेकिन इतनी उम्र में इसको जरा सी भी लाज नहीं आई। तो दोस्तों, सुखदेवी ने मरते मर गई, लेकिन अपनी इज्जत अपने ससुर के आगे कभी नहीं दी। तो दोस्तों, ऐसी महिलाओं के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और ऐसे ससुर के बारे में आपकी जो भी राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, ये कहानी सुना